नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। यूपी में चुनाव जारी है। छठवें चरण के आज मतदान हो रहे हैं और इसी के साथ ही इस वक्त सियासत गर्मा गई है। तो वहीं इस बीच रूस और यूक्रेन के मुद्दे को लेकर भी पक्ष विपक्ष में हमला हो रहा है। साथ ही आपको बता दें, विपक्षी पार्टियां भी बीजेपी सरकार पर यूक्रेन हमले को लेकर हल्ला बोल कर रही हैं। रूस और यूक्रेन के बीच भी आज युद्ध का 8वां दिन है, जहां दोनों देशों के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन पर हमला करने की वजह से ही जहां अमेरिका, यूरोप समेत कई देशों ने उस पर प्रतिबंध लगाए हैं, तो जवाब में रूस ने भी प्रतिबंधों का जवाब प्रतिबंधों से ही देने की ठान ली है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रूस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस में भेजे जाने वाले रॉकेट पर अमेरिका और ब्रिटेन के इंडो के निशान को मिटा रहा है। उस पर वहां भारत के तिरंगे झंडे को लगा रहने दिया है। गौरतलब है कि रूस के यूक्रेन पर हमला करने में इसके बाद अब दुनिया ने उसके खिलाफ एकजुट होने और आपूर्ति श्रृंखलाओं, बैंकिंग व्यवस्था, खेल और कूटनीतिक संबंध अन्य देशों से तोड़ लिए हैं। रूस के वैश्विक रूप से अलग थलग करने के लिए तमाम देश उस पर कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिससे वो कई मोर्चों पर दुनिया से अचानक कट गया है। बैंकिंग के क्षेत्र में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी क्षमताएं काफी कम हो गई हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी उसकी भागीदारी चरमरा गई है। यूरोप में उसके विमानों पर रोक लगा दी गई, तो वहीं उसकी वोदका का अमेरिकी राज्यों ने आयात बंद कर दिया है। आपको बताते चलें कि यहां तक कि स्विट्जरलैंड, जो कि अपनी तटस्थता के लिए पहचाना जाता है, वो भी सावधानी से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुंह मोड़ चुका है। तो वहीं विधानसभा चुनाव के मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए राजनीतिक दलों पर कार्रवाई की मांग से जुड़ी एक याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने यह कहा कि याचिकाकर्ता की मंशा संदिग्ध है। उसने व्यापक मुद्दा उठाने की जगह सिर्फ कुछ पार्टियों को निशाना बनाने के लिए याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने यूपी विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को अयोग्य करार देने की मांग की। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब में आपके उम्मीदवारों को भी अयोग्य करार देने की मांग इस याचिका में की गई थी। हिंदू सेना के उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने यह याचिका दायर कर मतदाताओं को मुफ्त की चीजें देने की घोषणा को भ्रष्ट तरीका बताया है। साथ ही याचिकाकर्ता ने कहा था कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के विरुद्ध है। ऐसा करने वाली पार्टियों के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। उनके प्रत्याशियों को अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया कि याचिका में चुनाव आयोग के अलावा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी को प्रतिवादी बनाया गया था। बुधवार को याचिकाकर्ता के वकील वरुण सिन्हा ने कोर्ट से इस मामले को जल्द सुनने का अनुरोध किया था। इसे मानते हुए कोर्ट ने आज इस मामले को सूचीबद्ध किया है। साथ ही मामला चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस एस बोपन्ना और हिमा कोहली की बेंच में लगा है। तो वहीं चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान 1000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जब्त कर ली गई है। परिवर्तन एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी के कारण भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव 2022 में जब्ती का आंकड़ा 1000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। चुनाव आयोग ने निगरानी प्रक्रिया के जरिए चुनाव में धन बल के खतरे को रोकने के लिए आयोग का प्रयासों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। चुनाव आयोग के अनुसार 5 चुनावों वाले राज्यों में से सबसे ज्यादा पंजाब में 510 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है। ये इस लिस्ट में सबसे ऊपर रहा। इसके बाद बारी आती है उत्तर प्रदेश की, जहां से 307 करोड़ रुपए और मणिपुर में 167 करोड़ रुपए जो हैं वो जब्त किए गए। वहीं उत्तराखंड में भी चुनाव के दौरान 18 करोड़ रुपए और गोवा के लिए 12 रुपए की जब्ती की गई है। 1000 करोड़ रुपए की कुल जब्ती में 140 करोड़ रुपए नकद, 99 करोड़ रुपए की शराब और 42,000 लीटर और 569.52 करोड़ रुपए की दवाएं, 115 करोड़ रुपए की कीमती धातुएं और 93 करोड़ रुपए की अन्य वस्तुएं शामिल है। पंजाब से ही 376 करोड़ रुपए की नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। और इस दौरान आपको आगे बताते चलें कि चुनाव आयोग ने सीबीडीटी, सीबीआईसी, एनसीबी, उत्पाद शुल्क और सीमावर्ती राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे कि परिवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ चुनाव वाले राज्यों में प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए एक संपूर्ण रूपरेखा के लिए कई बैठकें भी की थी।
और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 7 मार्च को भदोही जिले में मतदान किया जाएगा। इससे पहले सभी राजनीतिक दलों का जोर अधिक से अधिक चुनाव प्रचार पर है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असादुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया है। इसमें उन्होंने बीजेपी और सपा पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में कोई फर्क नहीं है। ये राम और श्याम की जोड़ी है। एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है और मैं मदारी। 10 मार्च के रिजल्ट आने पर सबको बताऊंगा कि मुस्लिम भाइयों किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ओवैसी ने भदोही में बीजेपी और सपा पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार कहती है कि गरीबों को राशन दिया, लेकिन 600 का राशन दिया और 1000 का गैस सिलेंडर भी दिया। डबल इंजन की सरकार एक हाथ से दे रही है और दूसरे हाथ से गरीबों से लूट रही है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में कोई फर्क नहीं, ये राम और श्याम की जोड़ी है। साथ ही ओवैसी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों ही नहीं चाहते कि जनता का विकास हो। दोनों अल्पसंख्यक समाज को ताकतवर बनाना नहीं चाहते। एक की ठोक दो और की पॉलिसी है और एक समाजवाद के नाम पर अपने समाज की ही बात करता है। तो सुना आपने ओवैसी का बयान, जहां पर जिस तरीके से उन्होंने लगातार वो कटाक्ष करते नजर आए और इस बार भी उन्होंने 7वें चरण के प्रचार को देखते हुए सपा, बसपा और बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किए। साथ ही आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के खिलाफ अब एक मामला दर्ज किया गया है। 20 फरवरी को पंजाब चुनाव की वोटिंग के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने यह कदम उठाया है। मोगा के डीएसपी सिटी जशवदीप सिंह ने यह जानकारी दी। साथ ही उन्होंने एक एफआईआर भी दर्ज की, जिसके अनुसार बताया गया कि मोगा जिले में सूद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत रविवार को यह मामला दर्ज किया गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को मतदान हुआ था। निर्वाचन आयोग ने अभिनेता सोनू सूद को मोगा में मतदान केंद्रों पर जाने से रविवार को रोक दिया था। आपको बता दें कि सोनू सूद द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद आयोग ने यह कदम उठाया है। साथ ही सोनू सूद ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। मोगा विधानसभा क्षेत्र से सूद की बहन दरअसल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और मोगा थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार पुलिस को यह सूचना मिली थी कि सोनू सूद मोगा के लोड़े के गांव में अपनी बहन के लिए प्रचार कर रहे थे। तो वहीं वो गांव में वाहन में बैठे मिले और ऐसा करके उन्होंने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन किया। मोगा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चरणजीत सिंह सोहल ने सोमवार को कहा था कि सोनू सूद को वहां नहीं होना चाहिए था, इसीलिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। अब आपको बता दें कि पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अंतिम मत प्रतिशत 71.95% रहा। राज्य में पिछले 3 विधानसभा चुनावों से इसकी अगर तुलना की जाए तो इस बार सबसे कम मतदान हुआ है। बात अगर 2017 की करें तो पंजाब विधानसभा चुनाव में 77.40% मतदान हुआ था, जबकि 2007 में 75.45% और 2012 में यह 78.20% रहा था। हालांकि 2002 के चुनाव में मतदान काफी कम हुआ था और ये महज 65.14% पर रहा। और बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पहले नाबालिग को नोएडा से अगवा किया और फिर उसको आगरा ले गए, जहां उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद से ही पीड़िता काफी घबराई हुई दिखी। पुलिस ने बताया है कि 17 साल की ये नाबालिग है, जो पिछले 10 दिनों से घर से गायब थी। उसके परिजनों ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी। लेकिन इस दौरान पुलिस ने बताया है कि प्रवीण पर यह आरोप है कि उसने नाबालिग को नशीला पदार्थ पिलाकर नोएडा से वो आगरा ले गया, जहां पर उसने अपने दोस्त विष्णु के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि आरोपी उसे लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उसके साथ कई बार मारपीट भी की गई। तो वहीं पीड़ित परिजनों के मुताबिक उनकी बेटी किसी तरह आगरा से भागकर नोएडा वापस आ गई, जहां उसने अपने परिजनों को अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद थाने ले जाकर मुकदमा दर्ज कराया गया और पुलिस से जल्द आरोपियों को पकड़ने की अपील भी की गई। फिलहाल पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है। उन्हें पकड़ने के लिए इस वक्त जाल भी बिछाया जा रहा है। तो वहीं कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता भी हासिल कर ली है।
और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद से एक मामला सामने आया है, जहां पर गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट इलाके में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच में हेराफेरी का यह अनोखा मामला है। बैंक की एक लॉकर में रखी गई करीब 65 लाख रुपए की ज्वेलरी पर किसी ने हाथ साफ कर लिया, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। यहां तक कि बैंक के कर्मचारी भी इससे अनजान बने रहे। अब बैंक कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल अशोक नगर निवासी प्रियंका गुप्ता का खाता पिछले 20 सालों से सिहानी गेट थाने के नेहरू नगर इलाके में पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में खुला हुआ था। प्रियंका गुप्ता ने इसी बैंक के लॉकर में अपनी ज्वेलरी रखी थी, जिसकी कीमत करीब 65 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल प्रियंका ने 2019 में आखिरी बार अपना लॉकर का उपयोग किया था, जिसके बाद जब उसने दिसंबर 2021 में लॉकर खोलने के लिए बैंक में संपर्क किया तो उसका लॉकर नहीं खोला जा सका, क्योंकि उसमें उनकी चाबी नहीं लग रही थी। इसके बाद बैंक कर्मचारियों और मैनेजर द्वारा उन्हें एक नंबर देकर यह कहकर भेज दिया गया कि जल्दी ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। लगातार 2-3 बार संपर्क करने के बाद भी जब प्रियंका गुप्ता को जवाब नहीं मिला तो उन्होंने इस लॉकर को तोड़वाने का फैसला किया, जिसके बाद बैंक कर्मचारियों की मौजूदगी में इस लॉकर को तोड़ा गया। जब लॉकर टूटा तो प्रियंका गुप्ता के होश उड़ गए, क्योंकि लॉकर में रखा हुआ उनका सारा कीमती सामान गायब था।